आवाज वाले हॉर्न और मृगांका के उस हॉर्न को रखने के तर्क दोनों को सुनकर समरज का सर घूम गया था। एक बार के लिए तो उसका मन किया कि वो अपना सिर डैशबोर्ड से दे मारे, लेकिन फिर उसने अपने आप को संयत कर लिया। उसने बस अपने बाल कसकर पकड़े और वो सिर झुकाकर चुपचाप बैठ गया। उसे ऐसे देखकर मृगांका ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप उसे देखती रही। हालांकि उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अचानक से उसकी आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया, जहां पर एक लड़का जिसका चेहरा बिल्कुल भी साफ नहीं था, अपने बालों को बुरी तरह से बिखरा रहा था। तभी अचानक से समरज सीधा उठ बैठा तो मृगांका के चेहरे के भाव एक बार फिर से बदल गए। समरज उसकी तरफ पलट गया और उसने कहा, टेल मी, क्या आज का मौसम या फिर तुम्हारा आईक्यू? बोथ आर इन माइनस। मृगांका ने आराम से उत्तर दिया। समरज फिर से चिढ़ गया। आप किसी बात का सीधा जवाब क्यों नहीं देती हैं? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? तभी मृगांका ने कहा, इंसान, आई हेट द होल ह्यूमन रेस। दे ब्लडी आर एवरीवेयर। दे ब्लडी आर एवरीवेयर। उसने सामने की तरफ देखा और आगे बोली, एंड द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड थिंग, यू कांट इवन किल देम। मतलब एक ही बारी में सारे इंसानों को खत्म करने का क्या उपाय हो सकता है? समरज बोला, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही हिंसक इंसान हैं? मृगांका ने जवाब दिया, आहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इंसान हूँ। हिंसक वो मैं हूँ। समरज ने कुछ तेज आवाज में कहना चाहा, लेकिन फिर वो चुप हो गया। उसने एक लंबी सांस ली, 3 तक गिनती की और फिर कहा, मुझे बताइए, आखिर आप हैं कौन? क्या चाहिए आपको मुझसे? जब भी मेरा लॉकेट यहाँ वहाँ गिरता था, आप मेरे सामने होती थी। क्यों मेरे दादाजी ने आपसे दूर रहने के लिए कहा था? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मृगांका ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, तारापति ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। कैन यू प्लीज स्टॉप कॉलिंग हिम लाइक दैट? वो अगर जिंदा होते तो आज पता है कितने साल के होते? समरज ने झल्लाते हुए कहा, और मैं पता है कितने साल की हूँ? मृगांका ने अपनी भवें उठा दी तो समरज चुप हो गया। फिर उसने बिल्कुल हल्के से कहा, क्या मेरे आसपास कोई वेयरवुल्फ टाइप चीज है? अगर नहीं तो फिर क्या चीज थी वो? मृगांका बोली, इससे ज्यादा तुम्हें इसकी चीज में दिलचस्पी रखनी चाहिए कि तुम क्या चीज हो, कौन हो और क्यों तुम्हारे पीछे सब पड़े हुए? समरज ने अपने कंधे झटक दिए। मेरा नाम समरज है और इससे पहले कि वो अपनी बात कह पाता, मृगांका बोल पड़ी, समरज सिंह राजवंशी। तुम समरज सिंह राजवंशी हो और ये सबसे बड़ी वजह है कि सब तुम्हारे पीछे पड़े। तुम्हारे परिवार की वजह से सब तुम्हारे पीछे पड़े। एक कर्ज जिसकी शुरुआत तुम्हारे पूर्वजों की वजह से हुई थी। उसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा और आगे कहा, मुझे उस टाइम पर सबके साथ उसे भी मार डालना चाहिए था, उसे भी जो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी। हश! समरज हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। फिर उसने हल्के से कहा, उसे भी मतलब आपने किसी और को भी मारा है? मृगांका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने आराम से समरज की तरफ देखा और कहा, I killed 91 people in a night, single night। बेचारा समरज अपनी जगह पर जम गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। कार में एक पल के लिए चुप्पी छाई रही। फिर अचानक से समरज ने अपना सिर झटक दिया। आप ये सब मुझे डराने के लिए बोल रही हैं ना? मृगांका हल्के से हंस पड़ी। असली डराने वाली बात तो मैंने की नहीं, माय डियर राजवंशी। असली बात यह है कि तुम मरने वाले हो। मृगांका ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और एक अजीब सी लकीर की तरफ इशारा किया। ये देख रहे हो, तुम्हारी जीवन रेखा को ये काट रही है। यानी कि तुम्हारी जिंदगी में एक मारक योग है और वो जब तुम 25 साल के हुए थे तब स्टार्ट हो गया था। समरज ने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, इट्स फेक। मृगांका ने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ, फेक। तुम इंसानों से ज्यादा फेक चीज और कोई नहीं है। इसलिए दुनिया में राजवंशी, वो हर चीज जो तुम इंसानों के फायदे के लिए नहीं है, जो तुम्हारे पक्ष में नहीं है, या जो तुम्हें समझ नहीं आती है, या फिर वो चीज जिससे तुम्हें डर लगता है, या फिर वो चीज जो तुम्हें डोमिनेट कर सकती है, वो हर चीज तुम्हारे लिए फेक या फिर बुरी होती है। तुम इंसानों को पृथ्वी अपने बाप की लगती है। सारी पृथ्वी को बांट रखा है और ऊपर से अगर कोई जानवर तुम्हारे कब्जे वाली जगह पर आ जाए तो तुम उसे मार डालते हो। क्यों? क्योंकि तुम इंसानों को लगता है कि तुम लोग सुपीरियर हो। That's the truth of humans.
You all are fake, the most fake thing on earth. समरज अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, हाँ ठीक है, इंसान होते हैं ऐसे, लेकिन आपको ऐसे भी कॉल आउट करने की जरूरत नहीं है। बुरा लगता है कभी कभी। चाकू लगना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है नहीं? मृगांका ने कहा और वो शांत पड़ गई थी। उसने फिर से कहा, अब आगे सुनोगे तुम? समरज ने हाँ में सिर हिला दिया तो मृगांका ने कहा, बेसिकली ये मारक योग तुम्हारी 26 साल के होने तक चलेगा। अगर तुमने ये योग निकाल लिया देन तुम सेफ हो, इसलिए तुम्हें बचा रहे होंगे। क्यों? मेरे सेफ रहने से आपको क्या मिलेगा? समरज चौंकते हुए बोला, मैं शर्त जीत जाऊंगी। शर्त? आपने मुझ पर शर्त लगाई है? करेक्टली, वो तुम पर नहीं, तुम्हारी लाइफ पर है। इट्स द सेम थिंग। समरज चिढ़ गया। और किस बेवकूफ ने आपसे शर्त लगाई है? मृत्यु ने। मृगांका ने ऐसे बोला मानो वो अपने पड़ोसी के बारे में बता रही। मृत्यु? वो कौन है? समरज कंफ्यूज था। मृगांका ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। यू डोंट नो डेथ? अब समरज की आंखें बड़ी हुई। डेथ? यू आर टॉकिंग अबाउट डेथ? द डेथ वाली डेथ? ओए, स्टॉप टॉकिंग अबाउट डेथ एंड डेथ। मृगांका चिढ़ गई। फिर उसने अपना सिर हिला दिया। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ डेथ, ये कॉन्ट्रैक्ट है। समरज ने कहा, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कंपनी पॉलिसी है, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। समरज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे गुस्सा, चिढ़, डर या फिर पता नहीं कौन सी भावना महसूस हो रही थी। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और मृगांका की तरफ देखा और कहा, ओके, सो मैं 26 साल के होने तक मर सकता हूँ और आपने किसी से शर्त लगाई है मुझे बचाने की। क्यों आप नहीं बता सकती? ओके, लेकिन वो सफेद भेड़िए क्या चाहते हैं? वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि मैं शर्त न जीत पाऊं। कहते हुए मृगांका ने अपने कंधे झटक दिए। मतलब वो कोई आम भेड़िए नहीं है। जैसा मैंने कहा, दे हैव सम काइंड्स ऑफ पावर्स और वो अपने आप को मूल भेड़िए कहते हैं, लेकिन हम उन्हें OW कहते हैं। समरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, OW मतलब? ओरिजिनल वुल्फ। वो हम लोगों को मारना चाहते हैं और हम लोग कर्स्ड भेड़िए। समरज के हाथ कांपने शुरू हो गए थे, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया और फिर मृगांका की तरफ देखते हुए बोला, आप भी भेड़िया हैं, लाइक जो इंसान बन सकती है? मृगांका इससे पहले कि कुछ कहती एक बार फिर उसके दिमाग में कैरवी की आवाज गूंज उठी। मृगांका, तुम एक बार मुझे इससे बात करने दोगी? मुझे पूरा कंट्रोल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बस एक बार इससे बात करनी है, एक बार। मृगांका ने अपने मन में जवाब दिया, ये बेहोश हो जाएगा इसलिए रहने दो। वही समरज ने उसके आगे चुटकी बजा दी। हेलो, एक्सक्यूज मी। मृगांका ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा तो समरज ने कहा, आपने बताया नहीं? तो मृगांका ने कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है राजवंशी। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। यू कांट डाई किसी भी कीमत पर। और हाँ, सफेद भेड़ियों से बच गए। वैसे तो हम लोग भी हाई अलर्ट पर रहेंगे, लेकिन एक मिनट, मैंने बस आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं आप पर बिलीव करूंगा। समरज ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। मृगांका का चेहरा ठंडा पड़ गया तो समरज ने कहा, इतना मुझे पता है कि यहाँ मेरे आसपास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे आप सब लोगों से दूर रहना है। मुझे आप लोगों की पर्सनल दुश्मनी में नहीं पड़ना है। उसकी बात सुनकर मृगांका ने थोड़े गुस्से से कहा, ये दुश्मनी पता है किसकी वजह से स्टार्ट हुई है? तो समरज ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि उस वक्त मैं वहां पर नहीं था। दे वर माई एंसेस्टर्स एंड मैंने कुछ नहीं किया, और जब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों बीच में पड़ूं? तभी मृगांका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम नहीं चाहते हो कि हम तुम्हें बचाएं? समरज ने सख्ती से कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे आसपास आए। आप लोगों को देखते ही मुझे मेरे मम्मी पापा का मर्डर याद आता है। मृगांका एकदम से चुप हो गई। समरज ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसके कपड़े बहुत ज्यादा अजीब थे, लेकिन फिर भी मृगांका के साथ एक ही कार में रहना ज्यादा डरावना था। समरज ने दोबारा कहा, आप लोग मेरे आसपास मत आइए, क्योंकि मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे दादाजी ने इतना जरूर कहा था कि आप अपने आप में एक कर्ज है जिसकी छाया भी किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। इतना कहकर समरज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो बिल्डिंग की तरफ चला गया। मृगांका उसे जाते हुए देखती रही। अचानक से उसे एक आवाज याद आ गई, मृग प्लीज, मेरे बेटे को कुछ मत बताना मृग प्लीज, मैं उसके लिए एक सामान्य जिंदगी चाहता हूँ मृग।
समरज को एक सामान्य जिंदगी जीने का हक है मृग। मृगांका ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर तेजी से अपनी गाड़ी घुमा ली। जिस दिन तुमने उस धोखेबाज को बचाने की कोशिश की थी शेखर सिंह राजवंशी, तुम्हारा बेटा उसी दिन अपना सामान्य जीवन जीने का हक गवा चुका था, मृगांका ने खुद से कहा। सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में हल्की सी हलचल मची हुई थी। पत्रकार बाहर से लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं था। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ने हॉस्पिटल को घेर रखा था। एक पत्रकार जोर शोर से खबर दे रहा था, और आप इस वक्त मेरे साथ सिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर कल रात मिस्टर आरिफ को एडमिट करवाया गया है। गौरतलब है कि कल एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सामने आया कि मंजुल तिवारी ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए थे, और उस सच को सामने लाने के लिए प्रसिद्ध एक्टर आरिफ ने स्टिंग ऑपरेशन में मदद की, लेकिन इस दौरान वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी तक उनकी एजेंसी या फिर डॉक्टर्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि एकदम से बहुत ज्यादा शोर मच गया तो पत्रकार उस तरफ पलट गया। उसने फिर एकदम से कहा, सबसे ताजा खबर, हॉस्पिटल में मिस्टर आरिफ की को स्टार और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सुपर्णा खन्ना पहुंच चुकी हैं। आइए जानते हैं उनसे मिस्टर आरिफ की हालत के बारे में। एक गाड़ी तब तक हॉस्पिटल के बाहर आ चुकी थी। सुपर्णा काले कपड़ों में बाहर निकली और उसने काला चश्मा पहन रखा था। उसने पत्रकारों को देखा और अपना चेहरा छिपाकर सुबकने लगी। पत्रकारों ने तेजी से उसकी तस्वीरें खींचना शुरू कर दिया। इसी बीच सुपर्णा के पीछे खड़ी उसकी मैनेजर रचिता ने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। सारे के सारे फैन पेज और साइट्स पर सुपर्णा की तस्वीरें डाल दो, और कुछ ऐसी तस्वीरें डालना जिनमें सुपर्णा सबसे ज्यादा दुखी और स्ट्रेस नजर आए। लोगों को लगना चाहिए कि वो आरिफ के हॉस्पिटल में होने की वजह से कितनी ज्यादा परेशान है। जस्ट मेक श्योर कि पोस्ट ऐसी होनी चाहिए कि सबको यही लगे कि सुपर्णा इज द नाइस वन और आरिफ एक कमीना था, रिश्ता तोड़ने वाला। ब्रेकअप का रीजन आरिफ बनना चाहिए। उसने ये मैसेज भेजा और फिर सुपर्णा को संभाल लिया। सुपर्णा अपने नाक को रुमाल से ढककर भारी कदमों से अंदर चली गई। वहीं पत्रकारों ने सुपर्णा के दुखों का गुणगान करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अपनी गाड़ी में बैठी मृगांका ये सब देख रही थी। उसने अपना सिर हिला दिया। ह्यूमंस आर स्टिल डिस्गस्टिंग। और इतना कहकर उसने गाड़ी का गियर बदला और सीधा वो हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गई, जहां पर कोई पत्रकार नहीं था। वहीं 33 मंजिला हॉस्पिटल की छत पर खड़ा मृत्यु नीचे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके काले घने बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने काले रंग का ब्लेजर, काले रंग की शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। इसी बीच उसके बगल से आवाज आई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अभी मरा नहीं है। मुझे पता है जीवंता, मैं उसके लिए यहाँ आया भी नहीं। मृत्यु ने पलटकर जीवंता की तरफ देखा और आगे कहा, मैंने उसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया, तो तुम्हें क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? जीवंता बोली, जो तुम करना चाहते हो मृत्यु। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारा कोई नया खेल होने वाला है? क्यों, मैं नहीं खेल सकता क्या? मैं बोर हो जाता हूँ यार, वही हमेशा सेम चीज। वैसे तो लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमारी जिंदगी बेकार है, बकवास है, मुझे मरना है, और जब मैं उनके सामने आ जाता हूँ तो लोट लोट कर मुझे नहीं जाना का नारा लगाते हैं। इतना कहकर मृत्यु ने दोबारा नीचे देखा और कहा, सब जान ले जाना चाहते हो? हाय, ये लड़की सीधा दिमाग में वार करती है। तुम उसके लिए यहाँ पर आए हो क्या? क्या सच में मृत्यु? मुझे उससे मिलना है, इसलिए मैं वापस यहाँ पर आया हूँ। जीवंता की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम वापस उसके सामने जा रहे हो मृत्यु? तुम भी जानती हो कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, आवश्यक है। तुम पिछले 100 सालों से उससे नहीं मिले, कभी भी किसी भी रूप में उसके सामने नहीं गए, तो अब क्यों? तुम इतनी रुचिकर क्यों हो जीवंता? मैंने तुमसे कहा है पहले भी कि मैं क्या करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम जीवन पर ध्यान दो और मैं मृत्यु पर ध्यान देता हूँ। और मृगांका पर कौन ध्यान देगा? मृत्यु हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने उसे कभी अपनी दृष्टि से नहीं हटाया, इसलिए उस पर तो बस मेरा ही ध्यान रहेगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया। वहीं जीवंता ने अपना सिर हिला दिया। वहीं जीवंता सोच रही थी कि जब भी उसका ये जुड़वा भाई ऐसी बातें करता था, वो कोई न कोई सृष्टि माँ का बनाया हुआ नियम पक्का तोड़ता था। शेखर सिंह राजवंशी ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसकी वजह से उसे मरना पड़ा था? क्या समरज इस राज के बारे में कभी जान पाएगा?